अब ये मथुरा में जगदीश चंद्र जी, ये जरूर आप देखने के लिए जाइए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। 80 MLD स्लज मथुरा का हम शुद्ध कर रहे हैं हाइब्रिड एन्युटी में। वो 40% हमने दिया है, 60% त्रिवेणी इंजीनियरिंग लगाया और उससे पानी निकालकर वो पानी इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को देकर वो 20 करोड़ रुपए साल के दे रहे हैं। अगर ये हर शहर में होगा और कचरे से, पानी से अगर हाइड्रोजन तैयार होगा तो आज हम ऊर्जा इंपोर्ट करने वाले देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाले देश 10 साल के अंदर बनना चाहिए। अब हाइड्रोजन के ऊपर स्कूटर चलेगी, कार चलेगी, बस चलेगी, ट्रक चलेगी। ट्रक तो आ गई। अब इतना ही नहीं तो हाइड्रोजन पर रेलवे चली रही, हाइड्रोजन पर हवाई जहाज चलेंगे, हाइड्रोजन पर केमिकल, स्टील, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चलेगी। तो इस देश में हमें कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। और हम तेजी से इसके तरफ जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यह है कि 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कम करना और हिंदुस्तान को इसमें आत्मनिर्भर बनाना। हमारे किसान अन्नदाता केवल नहीं होंगे, वो ऊर्जादाता होंगे, ये हमारा प्रयास है। थोड़ा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर थोड़ा सा कंसर्न ये है कि अभी हाल ही में देखा है कि आग लगने की घटनाएं कुछ वाहनों में हुई और जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं, चार्जिंग स्टेशंस, उसको लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न है अभी। देखिए, मैंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की तो इसी होटल में मुझे ऐसे सवाल पूछे गए कि रास्ते में गाड़ी अटक गई, चार्जिंग खत्म हो गया तो क्या होगा। अब स्थिति ऐसी है कि टाटा की इलेक्ट्रिक की 4 व्हीलर के लिए मेरी चिट्ठी मांगने के लिए रोज 2-4 दिन में मेरे पास लोग आते हैं। 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अब बजाज, TVS, हीरो सबकी आ गई और अपने घर में रात को जाके वो चार्ज करते हैं। यानी आप समझ लीजिए 1 लीटर पेट्रोल जितने माइलेज देता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपए 6 रुपए खर्चा है और प्रदूषण नहीं है। अब इलेक्ट्रिक कार 450 किलोमीटर तक चार्ज होकर जाती है और रात को घर है कि चार्ज होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ है, अब जैसे दिल्ली से मुंबई जाओगे तो चार्जिंग नहीं पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से कश्मीर जाएंगे, अभी हम दिल्ली कटरा रोड बना रहे हैं, अमृतसर बना रहे हैं, 4 घंटे में अमृतसर, 6 घंटे में कटरा, 8 घंटे में हम श्रीनगर। अब ऐसे रोड पर जाएंगे तो वहां रास्ते में चार्जिंग करना पड़ेगा। तो 670 हम रोड साइड एम्यूनिटीज NHAI की तरफ से बना रहे हैं, जिसमें से 70 का काम लगभग पूरा होते आया है। हर जगह चार्जिंग स्टेशन है। और अभी मैंने जैसे जिनका सत्कार किया उनमें से एक सज्जन, वो भी चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। दुनिया में ये होटल है, इसका पार्किंग है, वहां चार्जिंग बन जाएगा सिस्टम। पार्लियामेंट है, वहां गाड़ियों का पार्किंग है, वहां चार्जिंग हो जाएगा। आपका ऑफिस है नोएडा में, आपके यहाँ पार्किंग होगा, वही चार्जिंग हो जाएगा। ऊपर सोलर लगा दो, नीचे में चार्जिंग हो जाएगा, फुकट में चलेगी सब गाड़ियां। तो अभी ये कोई समस्या नहीं है। जो बसेस भी, अब एक प्रॉब्लम आया कि दिल्ली से शिमला इलेक्ट्रिक बस जाती है। अब अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग चार्जर लगता है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही चार्जर में सब चार्जर, जैसे मोबाइल फोन है वो मिलता था अडॉप्टर, कि कोई भी फोन उसमें चार्ज होता, वैसे चार्जिंग की सिस्टम हो जाएगी और चार्जिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में हमारे पावर की बास्केट में 38% पावर सोलर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 60% तक जाएंगे और सोलर पावर से हमारा चार्जिंग होगा, वो सस्ता भी होगा। सोलर पावर तो और सस्ता होगा क्योंकि हमारी थर्मल पावर 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए यूनिट है। तो सोलर की 2.5 रुपए, 2.25 रुपए, तो वो एकदम सस्ते में होगा जी। और स्क्रैपेज पॉलिसी पर भी आपका काफी फोकस है, अब उस पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारे देश में हम लोग एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टील का शॉर्टेज है, रबर प्लास्टिक का शॉर्टेज है। तो अभी हमने क्या किया कि 15 साल, मैंने आज समझ लीजिए कि जो 15 साल पुराना ट्रक जितना प्रदूषण करता है उतने नए 8 ट्रक उतना प्रदूषण करते हैं। उसका माइलेज भी ज्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है। तो हमने 15 साल के बाद सरकार में निर्णय लिया कि जितने सरकारी व्हीकल है वो 15 साल के बाद स्क्रैपिंग होगा और प्राइवेट व्हीकल को भी टेस्टिंग करना पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सस्ता मिलेगा, उसका रिसाइकलिंग होगा
और हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम हो जाएगी और हम वर्ल्ड में और कॉम्पिटेंट होंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम वर्ल्ड के नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे और इस देश में अभी 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार है। कम से कम 3-3.5 करोड़ युवाओं को नए एडिशनल रोजगार मिलेंगे और देश में ये उद्योग विकसित होगा। तो मुझे लगता है स्क्रैपिंग में विन विन सिचुएशन है और मैंने अभी कोशिश की है कि मैंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को कहा कि भाई आप कोई गाड़ी स्क्रैपेज करेगा और उसका सर्टिफिकेट लाएगा तो आप भी ट्रक अगर बस लेता है तो 1 लाख रुपए आप भी सहूलियत दो। कुछ सरकार की तरफ से भी हम फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पैसे में कुछ सहूलियत भी मिलेगी और स्क्रैपिंग से हर जिले में 3 यूनिट आ सकते हैं। अभी सुजुकी ने यूनिट डाले, टाटा ने डाले, महिंद्रा ने डाले। अब मैंने परसों उनको कहा कि आप ही जॉइंट वेंचर में हर जिले में यूनिट डालिए और बड़े प्रमाण पर एक नया रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में तैयार होगा और एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक मिलेगा। आपको और एक अच्छी बात बताता हूं, ये जो परली है जी, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, अभी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और CSR ने परली से बिटुमिन बनाया। यानी अभी हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, जी, उसमें से 50 लाख टन हमारे रिफाइनरी से आता है और 30 लाख टन इंपोर्ट होता है। अभी ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है, मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। अब इस देश का किसान बिटुमिन बनेगा। जो 30 लाख टन बिटुमिन है वो हरियाणा और पंजाब का किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट पे बनाएगा। 70% बिटुमिन और 30% बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन, जो खेती में डालने से हमारा उत्पादन दुगना होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल ने प्रोजेक्ट डाला है, 1 लाख लीटर इथेनॉल परली से बनता है और 150 टन बायो बिटुमिन बनता है। ये निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी एक नया वरदान होगा, रोजगार निर्माण होगा, प्रदूषण कम होगा और देश के लिए बहुत ही आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होगा। और सड़क निर्माण को लेकर आपने ठेकेदारों के लिए कहा था कि वो ब्लैक स्पॉट्स छोड़ देते हैं और वो आगे चलकर भविष्य में सड़क दुर्घटना का कारण बन जाते हैं, तो आपके मंत्रालय ने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं? हाँ, ये ठेकेदार नहीं है, ये हम जिम्मेदार है। हमारा जो DPR बनता है वो परफेक्ट नहीं बनता। उस समय पैसे बचाने के लिए बहुत जगह फ्लाईओवर टाल दिए, अंडरपास टाल दिए, क्रॉसिंग को ठीक डिजाइन नहीं किया, फिर उसमें लोग मरते। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पुणे कोल्हापुर रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास था जी, तो मैंने महाराष्ट्र में एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, तो अपघात निवारण समिति निकाली थी जो पूरे स्टेट में गई। तो वहां एक जगह पर 150 लोग मरे थे। एक कर थी, केवल कर को सीधा करना था, वो फिर बाद में किया। ऐसे बहुत से स्पॉट है और अभी तक ऐसे हमारे जो चिन्हित हुए वो करीब 3200 हुए, उसमें से हमने 2100-2200 दुरुस्त किए और अभी DPR परफेक्ट बने। इसके लिए हम DPR वालों को जिम्मेदार पकड़ रहे हैं और अधिकारियों को अभी हमने RO और PD को कि जहां भी एक्सीडेंट होता है वहां जाओ और हमारा दोष है तो उसको तुरंत उसको आपके अधिकार में उसको इम्प्रूव करो, ये आदेश निकाले हैं। अब बड़े प्रमाण पर सुधार रहे, फिर भी रोड इंजीनियरिंग में रोड कुछ स्टेट के हैं, कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, अभी यहाँ कुछ DDA के रोड्स हैं, कुछ NHI के रोड है। अभी भी रोड में काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स है जहाँ एक से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है और वो अभी भी काफ़ी इसमें काम बाकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से 100% परफेक्ट हो। और सरकारी अधिकारियों पर भी आप कई बार नाराजगी व्यक्त करते हैं। आपने कहा था कि गाय भैंस हम पालते हैं ताकि वो, और उनको खुराक भी देते हैं ताकि वो हमें दूध दें, लेकिन अगर वो दूध ही नहीं दे रहे तो क्या फायदा, और फोकट में क्यों पैसा दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं तो है। आप देखिए, मैंने एक बात कही है कि फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर फाइनेंशियल ऑडिट से परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। आप चैनल चला रही हैं, अभी जगदीश चंद्र जी ने बेस्ट ऑफ लोग लाए, वो टीम का परफॉर्मेंस ठीक होगा तो चैनल चलेगा। और टीम में ऐसे अगर एंकर्स आए कि जो बोले ही नहीं पाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, तो बैंड बाजा बज जाएगा। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट में अच्छे काम करने वाले को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को कोई पूछता नहीं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जिम्मेदार हो, ओनरशिप रखो।
ये अपनी जिम्मेदारी है, समझ के काम करो। अगर आपके यहाँ आप बोलेंगे चलता ही है, ऐसी ही सरकार चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैंने उसमें थोड़ी और अगर प्रोजेक्ट्स में विलंब होता है तो फिर आप रिटायरमेंट पत्र भी भेज देते हैं मेज पर एक नारियल के साथ, ये भी सुना। देखो, जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो काम नहीं करना चाहते, जो सरकार के लिए और जनता के लिए उत्तरदायी है और काम नहीं कर रहे, तो उनका रिटायरमेंट करना चाहिए, ये मेरा मत है। अभी हमने हमारे डिपार्टमेंट में रिव्यू करते रहते हैं, और ऐसे जो नॉन प्रोडक्टिव है उनको बोलते भाई साहब नमस्कार, शाल लो, श्रीफल लो और मुख जाओ। तो बहुत ही क्लियर कट पॉलिसी है कि परफॉर्म करो नहीं तो एग्जिट। बिल्कुल, देखो, परफॉर्मेंस ऑडिट इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली इन गवर्नमेंट। परफॉर्मेंस ऑडिट सब जगह होना चाहिए, और जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा, और जो नहीं कर पाएगा तो उसको कहीं ना कहीं उसकी सजा होगी, तो ये काम में गुणात्मक सुधार होगा। गडकरी जी, हाल ही में जो जोशीमठ में हम देख रहे हैं जो भू धसाव हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो चार धाम मार्ग वहां पर बना है उसकी वजह से है, और जो प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो बैलेंस बनाने की जरूरत है, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जहां हो रही है और फिर विकास को भी आगे बढ़ाना है, ये बैलेंस कैसे बनाया जाए, संतुलन? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे सोसाइटी के 3 पिलर्स हैं: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ विकास भी चाहिए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। जब 2014 में मैं मंत्री बना तो आपको याद होगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ का वो हादसा, कितने लोग मर गए, बादल फट गया। प्रॉब्लम ये था कि जब हमने उसका अध्ययन किया तो हमारा रोड था वो रिवर के साथ साथ चलता था, और रिवर को जब बाढ़ आती थी तो रोड बह जाते थे। तो मैंने स्विट्जरलैंड से कंसल्टेंट बुलाया, और हमने यहाँ पूरा स्टडी करके ये 4 धाम की योजना 12,000 करोड़ की एक नए उसमें टनल्स बनाए। ये बहुत फ्राजिल डाटा है, डाटा है यहाँ का, तो नेचुरली कठिनाइयाँ हैं। तो अब प्रश्न ये है, हमने 2.5 करोड़ इस साल पेड़ लगाए। मैं पेट्रोल डीजल से प्रदूषण को दूर करके हम बायोफ्यूल और ग्रीन फ्यूल को ला रहे हैं, तो हम इन्वायरमेंट के कैसे विरोधी हो सकते हैं? तो पहला ये है कि अभी एकदम कि रोड के कारण या किसी कारण ये हुआ है, ऐसा इन्फ्रेंस निकालना उचित नहीं है। इसके ऊपर टेक्निकल टीम है, इसमें जियोलॉजी भी है, थोड़ा बहुत मैं भी जियोलॉजी जानता हूँ। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, अर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड, ये मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस है जो रॉक्स को डिफाइन करती है। तो इसमें जो जिप्सम जो है 2 नंबर का, ये रॉक है, यानी वो बहुत ही ये फ्राजिल है। तो अब ये इसमें भी हमने रोड बनाते समय चिंता की है, और इसलिए ये जो कुछ हो रहा है इसके लिए टेक्निकल टीम काम कर रही है। निश्चित रूप से सरकार पर्यावरण के प्रति कटिबद्ध है। विकास होते होते पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। इसके बारे में जब अध्ययन होगा टीम का, टेक्निकल टीम का, तब कोई निदान निकालना ठीक होगा। तब तक अभी निदान निकालना में जल्दबाजी होगी। और 2016 में आपने प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल सड़क निर्माण की बात कही थी, ये अब शायद कई राज्यों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। अभी 98.50% फास्ट ट्रैक है, पर अब मैं नई टेक्नोलॉजी 3 महीने के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। वो टोल नाका ही नहीं रहेंगे। सैटेलाइट से जुड़े हुए आपका ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट है, वो कैमरा फास्ट ट्रैक का भी फोटो निकालेगा और नंबर प्लेट का निकालेगा। आप जहां से एंट्री करोगे वहां रजिस्टर हो जाओगे, जहां से निकलोगे वहां रजिस्टर हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं कहीं। ये ऑटोमोबाइल नंबर प्लेट टोलिंग सिस्टम सैटेलाइट बेस ये हम ला रहे हैं, जिससे लोगों की सुविधा होगी। ऑलरेडी ये अपने पेरिफेरल रोड जो है दिल्ली का, इसमें इसका प्रयोग चल रहा है, वो सक्सेसफुल हुआ है, जिससे लोगों को कहीं रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गडकरी जी, 7,500 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्र तट है जिसका अभी पर्याप्त दोहन नहीं हो पा रहा है, तो क्रूज के प्रति एक आकर्षण किस तरह से हो सकता है, और जो मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट है 2030, उसको लेकर आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? अब मैं फिर से एक बार पूछिए। मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट, हाँ 2030, क्योंकि आप पहले शिपिंग मैं आपके देखो, पास अभी था, जिसका ports को उल्लेख लेकर। जगदीश जी। चंद्र जी ने किया था, सागर माला, ये
करीब 16 लाख करोड़ की योजना हमने बनाई थी जब मैं मंत्री था। उसमें से 8 लाख करोड़ के काम पूरे हुए। अब जैसे गोविंदा जी बैठे इसलिए बात बता रहा हूँ, मैंने बीपीटी से रो रोपैक शुरू किया है, ट्रक और बसेस अलीबाग जाती है। अब मैंने दूसरी योजना तैयार की थी कि वसई विरार से लेकर किसी भी दिशा से मुंबई से वाटर टैक्सी में बैठकर 17 मिनट के अंदर नए एयरपोर्ट पे जाएंगे। तो 10,000 वाटर टैक्सी होगी, रोड से जाने की जरूरत नहीं। तो ये योजना बनाई थी हमने। ब्रह्मपुत्रा पर 8 जगह पर रोपैक शुरू किए, गंगा पर 6 जगह पर शुरू किए। जो लोग अपनी गाड़ियां ट्रक बसेस डाल के इस किनारे से उस किनारे जाते हैं, 3-3 घंटे बचते हैं। तो ये 8 लाख करोड़ का काम सागरमाला में हुआ, काफी काम हुआ है, पोर्ट ने किया है। हमारे पोर्ट का उस प्रॉफिट 6,000 करोड़ मिला है। हमने सब मेजर पोर्ट अच्छे प्रॉफिट में आए। हमारा कोचिन शिपयार्ड बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब उसके बाद ये जो भारत माला ये रोड का प्रोजेक्ट था, अब ये पहले इसमें 25 लाख करोड़ का था और अभी 25 लाख करोड़ का है। अब मैं इतनी बड़ी बात करता हूं तो मैं चिंता नहीं करता पत्रकार बंधुओं की। मैं बोलता हूं, मैं जो बोलता हूं वो नोट करो, एक भी नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगाओ। तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज मैं आपको आह्वान करता हूं कि ये जो